नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर, अष्टभुजी कॉलोनी गाजीपुर तथा हेरिटेज डेंटल लेजर इम्प्लांट सेंटर रविंद्रपुरी वाराणसी से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज मैं अपने स्टाफ को सिखा रहा था कि कैसे फिलिंग की जाती है। ऐसे ही डिस्कशन चल रहा था, तो डिस्कशन में मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूं। मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करूंगा ज़्यादा, थ्योरी बहुत कुछ है और बहुत सारी किताबें हैं उसके लिए, थ्योरी के लिए। आज हम खाली प्रैक्टिकल बात करेंगे कि क्या माइंड में रखना चाहिए, कैसे कंसेप्ट माइंड में रखना चाहिए फिलिंग करते समय, ताकि आपकी कैविटी फिलिंग सक्सेसफुल हो। बहुत से डॉक्टर की फिलिंग निकल जाती है, बहुत से डॉक्टरों की फिलिंग के बाद सेंसिटिविटी होती है, बहुत से डॉक्टरों की फिलिंग के बाद कैविटी फिर से हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए जो मैंने बताया, ये बहुत खूबसूरत कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताने जा रहा हूँ। अपने स्टाफ को, मेरे पास 3-4 डॉक्टर हैं, 3-4 लोगों को मैं ये बात रख रहा हूँ। तो आप लोग भी इस वीडियो का मज़ा लीजिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मुझे और प्रोत्साहन मिले आपको ऐसे अलग अलग चीज़ों के बारे में, अलग अलग टेक्निक और बेसिक कंसेप्ट बताने के लिए। हम लोग कंपोजिट फिलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा वाला पेन देती तो सही रहता। कंपोजिट फिलिंग, तो कंपोजिट फिलिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें स्टेप वाइज हम बात करेंगे। तो पहला रहता है कैविटी प्रिपरेशन। कैविटी प्रिपरेशन मैं थ्योरेटिकल बात नहीं करूँगा, प्रैक्टिकल बात करूँगा, लेकिन जो क्लिनिक में यूज़ हो वो वाली बात करूँगा। तो कैविटी प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली चीज़ है, पहला पॉइंट, कि केरियस पोर्शन कुछ भी नहीं रहना चाहिए। केरियस पोर्शन कुछ भी नहीं रहना चाहिए, मतलब जितना भी काला दिखेगा, जो भी ब्राउन दिखेगा, वो सब हटना चाहिए। कई टाइप के केरीज होते हैं, एक होता है अरेस्टेड केरीज, एक होता है इन्फेक्टेड केरीज। तो इन्फेक्टेड है, अफेक्टेड है, तो उसको तो हटाना ज़रूरी है। लेकिन अगर अरेस्टेड केरीज है, मतलब तुम एक्सकैवेटर से उसको हटा रही हो और एक्सकैवेटर से वो हट नहीं रहा है, जैसे कि तुमने कहा कि डीप जाने के बाद हम उसको छूते नहीं हैं, ऐसा नहीं है। डीप जब जाने लगेगा तो तुमको एक्सकैवेटर से उसको साफ़ करना है, न कि तुम्हारे एयर रोटर बर से साफ़ करना है उसको, ठीक है। एक्सकैवेटर से साफ़ करो, वो अपने आप इन्फेक्टेड केरीज निकलता रहेगा, जो सॉफ्ट रहेगा। केरीज का नेचर सॉफ्ट होता है। अगर वो नहीं निकल रहा है एक्सकैवेटर से, इसका मतलब वो केरीज अरेस्टेड है, मतलब वो अरेस्ट हो चुका है, अब वो आगे प्रोग्रेस नहीं करेगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा केयरफुली, फोर्सफुली निकालने की कोशिश करना चाहिए। नहीं निकलता तो वैसे ही छोड़ सकते हैं उसको, लेकिन केरीज पोर्शन पूरा निकलना चाहिए, ये ध्यान रखो। दूसरा, जब केरीज पोर्शन निकले तो अनसपोर्टेड इनेमल जो है, जब आप कैविटी बना रहे हो तो अनसपोर्टेड इनेमल जो है वो हटना चाहिए, क्योंकि हम कंपोजिट फिलिंग कर रहे हैं। कंपोजिट फिलिंग जो होता है, अनसपोर्टेड इनेमल पूरा हटना चाहिए। तो अनसपोर्टेड इनेमल कैसे हटता है? जैसे आप कैविटी बना रहे हो और ऐसे दांत का पोर्शन है, ऐसे, तो यहाँ पे तो पैरेलल है, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये अंडरकट हो रहा है। तो ये इतना पार्ट जो है आपका, इतना पार्ट जो है ये अनसपोर्टेड इनेमल है। मतलब जब तुम इसमें कंपोजिट भरोगी तो जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट जो है टूट के बाहर आ जाएगा कंपोजिट का। तो ये अनसपोर्टेड इनेमल जो है ये हटना चाहिए, हमेशा ध्यान रखना है। हमारा जो कंपोजिट फिलिंग होता है वो केमिको मैकेनिकल बॉन्ड से होता है, इसीलिए हमको हमारी जो कैविटी होती है वो ऊपर की तरफ थोड़ा फ्लेयर होनी चाहिए। क्यों फ्लेयर होनी चाहिए? दांत का स्ट्रक्चर है और कैविटी है, तो ऐसे फ्लेयर होना चाहिए। फ्लेयर होने से क्या होता है कि हमारा
अनसपोर्टेड इनेमल नहीं रहता है और ये टूटता नहीं है फिलिंग, ठीक है। जबकि जब हम चांदी में बनाते थे तो चांदी में हम लोग थोड़ा अंडरकट बनाते थे, कैविटी ऐसे बनाते थे दांत की, ऐसे अंडरकट बनाते थे। क्यों? क्योंकि चांदी भर देंगे और जब चांदी सेट हो जाएगा तो ये इसके अंदर बैठ जाएगा और फिर ये निकलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये अंडरकट में जाके नीचे चौड़ा है और ऊपर पतला है, वो जाके फंस जाएगा, कितना भी खींचेंगे तो निकलेगा नहीं। तो ये मैकेनिकली लॉक होता था, ये केमिको मैकेनिकल होता है, इसीलिए इसका अनसपोर्टेड इनेमल हटना चाहिए इस पे से, ये ध्यान देने वाली बात है। तो कैविटी प्रेशर में कैरीज निकलना चाहिए, अनसपोर्टेड इनेमल निकलना चाहिए। तीसरा जो है, कुछ भी रफ नहीं रहना चाहिए, रफ मार्जिन, फ्लोर, कुछ भी रफ नहीं रहना चाहिए, मतलब वो प्लेन रहना चाहिए, ये चीज़ का ध्यान देना है। क्योंकि रफ रहेगा ना तो जब तुम इचेंट और बॉन्ड लगाओगी ना तो वो उसमें जाएगा नहीं, वहाँ लगेगा नहीं, और सरफेस पे कांटेक्ट नहीं होगा इचेंट का, सरफेस पे कांटेक्ट नहीं होगा बॉन्ड का, तो वो अपना एक्शन दिखाएगा नहीं, जिस पर्पज़ से हम लगा रहे हैं वो पर्पज़ सॉल्व नहीं होगा। इसीलिए रफ मार्जिन नहीं रहना चाहिए कैविटी की, फ्लोर भी रफ नहीं रहना चाहिए, सब कुछ स्मूथ रहना चाहिए, ठीक है। इसमें ध्यान देने वाली बात रहती है, रिज को नहीं तोड़ा जाता है, बगल के दांत को मतलब नेबरिंग टूथ को नहीं कांटेक्ट किया जाता है, ये चीज़ का ध्यान देना है। और रिज नहीं टूटना चाहिए, कस फोसा जो रिज होता है ना, उसमें एक मेन रिज होता है मोलर के ऊपर, वो रिज नहीं टूटना चाहिए, कस फोसा का ध्यान देना है। तो एक्स्ट्रा टूथ नहीं कट करना है, जितना ज़रूरत हो उतना ही कट करना है, क्योंकि हम ये कैविटी कंपोजिट फिलिंग या कुछ भी जो है कंजर्वेटिव डिपार्टमेंट में आता है, तो हमको टूथ स्ट्रक्चर को कंजर्व करना है, जितना से जितना हम बचाएंगे उतना अच्छा रहेगा। बर घुमाते समय जो है अननेसेसरी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं काटना है, खाली कंपोजिट के फ़ायदा ये है कि हमको मैकेनिकल तरीके से उसको नहीं बनाना है, इसीलिए हम उसको कम से कम टूथ का पोर्शन निकाल के कंपोजिट टूथ कलर्ड मटेरियल भर सकते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा टूथ का पार्ट नहीं निकालना है। तो ये तो तुम्हारा हो गया कैविटी प्रिपरेशन में। अब दूसरा आता है कैविटी प्रिपरेशन में, तुमको ईचेंट बॉन्ड लगाना है, ईचेंट और बॉन्ड लगाना है। तो ईचेंट बॉन्ड लगाने के लिए कभी भी ध्यान देना है, ईचेंट जो है हमेशा एक तो कंप्लीट ईचेंट होता है, कंप्लीट ईचेंट, एक होता है सिलेक्टिव ईचेंट। सिलेक्टिव ईचेंट, कंप्लीट ईचेंट मतलब पूरा कैविटी जो है आपका इनेमल के अंदर होगा। तो चूंकि इनेमल का कैल्सिफिकेशन 96% होता है, कैल्सीफाइड होता है, आपका डेंटिन का जो कैल्सिफिकेशन होता है वो 65 होता है डेंटिन का, डेंटिन कम कैल्सीफाइड है एज़ कम्पेयर टू इनेमल। तो हमको कंप्लीट ईचेंट जो हम लगाते हैं, कंप्लीट अगर लगाना है तो वो हम केवल कैविटी जब आपका इनेमल में है तभी लगा सकते हैं, लेकिन जब वो कैविटी आपकी डेंटिन में या पल्प के नियर जाती है तब आपको सिलेक्टिव ईचिंग करना पड़ता है। सिलेक्टिव ईचिंग मतलब क्या हो गया कि जो हम लोग 10% वाला जो ईचेंट यूज़ कर रहे हैं, जो हम लोग ईचेंट यूज़ करते हैं, ब्लू कलर वाला जो ईचेंट यूज़ करते हैं, वो ईचेंट हम केवल इनेमल वाले पार्ट पे लगाएंगे। डेंटिन या फ्लोर वाले पार्ट में हम जो है 7th जनरेशन का सीधा बॉन्ड लगा लेंगे, वो बॉन्ड में ही ईचेंट होता है। 7th जनरेशन 8th जनरेशन का सीधा बॉन्ड लगाएंगे जिसके अंदर ईचेंट होता है, और वो ईचेंट लगाएंगे, वो डेंटाइनल ट्यूब्यूल के अंदर वो चला जाएगा, डेंटाइनल ट्यूब्यूल के अंदर चला जाएगा और वो अपना एक्ट कर लेगा। मतलब वो डेंटिन को क्लियर करने के लिए वो बॉन्ड काफ़ी है, उसमें जितना ईचेंट है वो उतना काफ़ी है। तो हम फ्लोर पे नियर टू पल्प हम जो बॉन्ड वाला ईचेंट लगाएंगे, जो बॉन्ड में इटसेल्फ ईचेंट मौजूद होता है तो उसको लगाएंगे, और जो हमारा नॉर्मल ईचेंट है वो हम इनेमल पे लगाएंगे, तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिव ईचेंट। जब तुम्हारा कैविटी डेंटिन में हो, और कोई भी कैविटी आप इनेमल में नहीं भरना है, खाली इनेमल में भरने से तुम्हारा टूट जाएगा। हमेशा हर एक चीज़ को तुमको लेके जाना है डेंटिन तक के, किसी भी कैविटी को अप टू डेंटिन तक ले जाना जरूरी है। ऐसा नहीं कि इनेमल में खाली पिट टाइप का है तो बस खाली हम इनेमल में ही रुक जाए ना, इनेमल में है भी
तो भी हम उसको डेंटिन तक जाना चाहिए, क्योंकि डेंटिन थोड़ा जो है रेजिलेंट होता है, कॉम्प्रेसिव होता है, तो जो भी तुम मटेरियल भरोगी वो टूटेगा नहीं। जबकि इनेमल जो है ब्रिटल होता है, हार्ड होता है, नॉन कॉम्प्रेसिव होता है। तो अगर खाली इनेमल में भर दोगी कोई भी फिलिंग मटेरियल, तो जब प्रेशर पड़ेगा तो वो टूट जाएगा, टप से टूट जाएगा, तुम्हारा फिलिंग बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए अप टू डेंटिन तो ले ही जाना है, लेकिन जब अप टू डेंटिन लेके चली गई तो सिलेक्टिव इचिंग का कंसेप्ट आया, नीवर कंसेप्ट है ये। इसमें खाली इनेमल वाले पार्ट पे तुम इचेंट लगा लो, अपना ब्लू वाला इचेंट, और नीचे जो है 7th जनरेशन का बॉन्ड लगाओ, ब्लू वाला इचेंट लगा लो, इसको धो लो, उसके बाद तुम बॉन्ड वाला लगाओ, तो उस पर भी लग जाएगा अगर, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वो सिलेक्टिव इचेंट हुआ, क्योंकि वो ब्लू वाला तुम्हारा बहुत ज़्यादा, उसका पीएच बहुत कम है, तो वो बहुत हाईली एसिडिक है, तो वो जल्दी ज़्यादा एक्ट करता है। तो वो इनेमल के लिए चाहिए, क्योंकि इनेमल 96% कैल्सीफाइड है, डेंटिन हमारा 65 है, तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिव इचिंग। सिलेक्टिव इचिंग का कंसेप्ट ही है आजकल। फिर उसके बाद आप जो है सिलेक्टिव इचिंग के बाद जो है आप इचेंट कर लिया, तो फिर आप बॉन्ड लगाएंगे। बॉन्ड अगर कंप्लीट इचेंट कर लिया तो सीधा बॉन्ड लगाइए, नहीं तो सिलेक्टिव इचेंट किया तो इचेंट लगाने के बाद अब आप 7th जनरेशन 8th जनरेशन बॉन्ड लगा लीजिए। बॉन्ड लगाने के बाद आपको वेट करना है, जो उसके फॉर्म पे लिखा हुआ है, उसके लीफलेट पे जो लिखा हुआ है उतने समय तक वेट करना है, और उसके बाद जो है उसको एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई बहुत स्लो एयर में करना है, मतलब ऐसा तेज, बहुत ज़्यादा तेज नहीं मारना है, बहुत फोर्सफुली एयर नहीं डालना है, बहुत ही स्लो स्पीड में करना है, ताकि डेंटिन जो इचेंट डेंटाइनल ट्यूबुल होते हैं, डेंटिन के पार्ट, वो जो है इचेंट होने से उसका कैल्शियम हट गया रहता है, तो वो ऐसे ऐसे फाइबर ऐसे खड़े होते हैं ग्रास की तरह, तो वो ऐसे वाइब्रेट नहीं होना चाहिए। वाइब्रेट होगा तो वो डैमेज होगा, उसको मैकेनिकल ट्रॉमा होगा, तो इसलिए उसको हल्के से करना है। और हमारा बॉन्ड का कुछ ही पार्ट इवापोरेट होगा जो अनयूज्ड होगा, बाकी बॉन्ड के पार्ट रहेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको जो है फिलिंग करना है, तब उसमें जो है आप फिलिंग करेंगे, उसके बाद लाइट की ओर दिखा देंगे, फिलिंग करेंगे। फिलिंग में पहले फ्लोएबल कंपोजिट डालना है, फ्लोएबल कंपोजिट डालना है। फ्लोएबल कंपोजिट डालने के लिए आप सीधा ऐसे ऊपर से डायरेक्ट ऐसे नहीं डालेंगे। फ्लोएबल कंपोजिट का मान लो एक टिप है, तो आप सीधा ऐसे नहीं डालेंगे, क्योंकि मटेरियल ऐसे डालेंगे ना तो वहाँ पे एयर एंट्रैपमेंट हो जाता है। तो आपको हमेशा अपना सिरिंज जो है ऐसे रखना होगा फ्लोएबल कंपोजिट का, और ऐसे धीरे धीरे निकलेगा वो फ्लोएबल, ठीक है। तो इसमें एयर एंट्रैपमेंट नहीं होता है, तो बाद में पोस्ट फिलिंग सेंसिटिविटी नहीं रहती है, ठीक है। फिर इसको क्योर कर देना है। फिर इसके ऊपर कॉम्पैक्टेबल कंपोजिट डालेंगे। जब कॉम्पैक्टेबल कंपोजिट डालेंगे तो वो इंक्रीमेंट में डालना है, इंक्रीमेंट में, कॉम्पैक्टेबल कंपोजिट इंक्रीमेंट में डालना है। तो वो मल्टी सरफेस टेक्निक से डालना है, मतलब अगर तुम्हारी ये कैविटी है, तो अब ऐसा नहीं कि खाली मटेरियल यहीं भर दे और यहीं भर के यहीं दबाने लगे, उसको कॉम्पैक्ट करने लगे, ऐसे नहीं। जब तुम्हारा कैविटी ऐसे है तो तुमने यहाँ पे मटेरियल डाला, तो उसको प्रेस करते समय प्लास्टिक इंस्ट्रूमेंट से जब प्रेस करो तो वो इधर भी फैलाओ, इस सरफेस, एक्सियल सरफेस पे सारे फैलाओ, ऊपर सरफेस पे ले जाओ, और यहाँ पे पहला जो मटेरियल डाला वो थोड़ा सा कम रखो, तो ये 3-4 सरफेस की तरफ फैल गया। इसको लाइट क्योर कर दो। फिर सेकेंड इंक्रीमेंट डालो उसके ऊपर, तो फिर उसको इधर फैलाओ, फिर उसको इधर फैलाओ, फिर इसको इधर फैलाओ, फिर ऐसे करो ऊपर, ऐसे करो, फिर इसको क्योर कर दो। फिर थर्ड इंक्रीमेंट डालो उसके ऊपर, फिर ऐसे फैलाओ, फिर इस सरफेस पे ले जाओ, ऐसे। तो वो सारे तरफ जब फैलाओगी ना, तो ये एक दूसरे को इंटरलॉक करता हुआ बनेगा और कोई एयर इंटरप्टमेंट नहीं होगा। और जब भी मटेरियल निकलेगा भी कभी फ्यूचर में, तो एक इंक्रीमेंट निकलेगा, बाकी के 2 इंक्रीमेंट नहीं निकलेंगे। ऐसे एक साथ डालोगी ना, वो एक साथ ही निकल सकता है, एक साथ ही टूट सकता है, लेकिन ऐसे करने से वो एक साथ नहीं टूटेगा। तो इसको बोलते हैं मल्टी सरफेस टेक्निक से आपको अपने कंपोजिट को करना है। और जब इसको कर लो तो फिर उसके बाद लाइट क्योर कर दो। उसके बाद तुम इसको आर्टिकुलेटिव पेपर से इसमें हाई पॉइंट्स चेक करो। हाई पॉइंट्स चेक करने के बाद उसको रिड्यूस करो। फिर आजकल बहुत एडवांसमेंट बर आते हैं जिसमें कोर्स, मीडियम, फाइन और पॉलिशिंग बर होते हैं। आजकल सिंगल बर भी आते हैं। एक ही बार उठाओ वही कोर्स, ज़्यादा प्रेशर लगाओगे तो कोर्स कटिंग करेगा, हल्का प्रेशर होगा तो फाइन कटिंग करेगा, और थोड़ा और हल्का प्रेशर दोगी तो पॉलिश कर देगा वो, एक ही बार।
आजकल ऐसे बहुत सारे कंपनीज़ के बर आते हैं। तो इस तरह से पॉलिश हो गया। जब पॉलिश हो गया, सब कुछ हो गया, पेशेंट से एक बार चेक करवा लीजिए। उसके बाद पेशेंट को बोलिए कि अब इसके ऊपर हम लैमिनेट करेंगे। जैसे हम कोई मोबाइल खरीदते कुछ कहते हैं लैमिनेशन करते हैं ना, उसी तरीके से आप फीलिंग के ऊपर जो है आपको बहुत सारे ऐसे लिक्विड आते हैं जिसमें फीलर्स नहीं होते हैं। हाँ, नॉन फीलिंग लिक्विड आते हैं जो डिसेंसिटाइजिंग का भी रोल प्ले करते हैं, और जो भी टूथ और कंपोजिट के बीच में अगर कुछ गैप रह जाता है तो उस गैप को वो भर देते हैं। फीलर्स होते हैं, लिक्विड होते हैं, तो वो भर देते हैं, तो लीकेज का चांस नहीं रहता है फ्यूचर में। ऐसे बहुत सारे थे, जैसे जी कोट आता है, वन कोट आता है, ऐसे बहुत सारे आते हैं, तो वो लेना रहता है, वो क्योर कर देना, और उसके बाद जो है पेशेंट को छोड़ना है। तो इतना सारा, ये तो मैंने थेरोटिकल नहीं बताया, मैंने बस खाली क्लिनिकल बताया कि क्लिनिकली क्या क्या करना चाहिए। थेरोटिकल तो बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें हैं, वो मैं डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक सिंपल कैविटी फिलिंग करने के लिए इतना सब इस्तेमाल होता है, और इतना कंसेप्ट कम से कम दिमाग में रखना चाहिए कैविटी भरते समय, तभी फ़ायदा है। अदरवाइज़ वो कैविटी कोई मतलब है। बहुत सारे डॉक्टर कुछ भी भरते हैं, कुछ भी करते हैं, उनको ये कंसेप्ट है भी नहीं, वो जानते भी नहीं है, तो उनकी अलग बात है। तो अभी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकता है, मुझसे पूछ सकता है। और इसी के साथ मैं अपनी बातों पे विराम देता हूँ। धन्यवाद।